चौथे दिन दोपहर को मैंने फाखरा याकूबी को तलब कर लिया। अबू हातिम सुबह के नाश्ते पर ही मुझे इत्तला दे चुका था कि वो मुम्बार्डो जा रहा है और शायद उसकी वापसी में 2-3 दिन लग जाएं। जाते हुए मैंने उसे इतना कह दिया था कि मुमकिन है वापसी में उससे मुलाकात ना हो। फाखरा याकूबी ने पुरतजस्सुस निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, कहिए अली, कोई प्रोग्राम तरतीब दिया आपने? मैंने कहा, बात यह है फाखरा के तुम्हारे साथ आए हुए तमाम एजेंट इस सिलसिले में कुछ न कुछ कर रहे हैं और वो सब जाहिर है कि मामूली सलाहियतों के मालिक अफराद नहीं होंगे। मैं अपनी तमाम तर तवज्जो स्टीफन ब्राकोडा की तलाश में सर्फ करना चाहता हूँ और इसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जाए। फाखरा याकूबी ने कहा, क्या इसमें मैं भी शामिल हो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी शमूलियत तो बेहद जरूरी है। फाखरा ने सवाल किया, इस ग्रुप का तरीक़ाकार क्या होगा? मैंने कहा, हम हाथी दांत तलाश करने वाले मुहिमजू अफराद की हैसियत से लाइन ऑफ क्रूजल के आसपास सफर करेंगे। उस पट्टी के बारे में तुम्हारी मालूमात यकीनी तौर पर मुकम्मल होगी। उस पर सफर करते हुए हम अतराफ पर निगाह रखेंगे। मेरा असल मकसद स्टीफन ब्राकोडा तक पहुंचना है। स्टीफन ब्राकोडा तक पहुंच जाऊं, उसके बाद आइंदा इक़दामात का फैसला करूंगा। फाखरा ने कहा, मैं समझ रही हूँ अली, हमारी ये पार्टी कम से कम कितने अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए? मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा 6 अफराद, जिनमें हम दोनों भी शामिल होंगे। ऐसे 4 अफराद का तयन तुम्हें करना है जो मजमूई तौर पर एक पूरी फौजी यूनिट की हैसियत रखते हों। फाखरा ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस मुहिम की दीगर तैयारियों के लिए एक फहरिस्त बनाना होगी। क्या मुझे इसकी इजाजत है? मैंने कहा, हाँ यकीनन। चंद घंटों के अंदर फाखरा ने मुझे फहरिस्त पेश कर दी। जरूरियात की चंद चीजों का उसने इंतखाब किया था, उसी से उसकी जहानत का अंदाजा होता था। उसने कहा कि उनके हुसूल के लिए उसे तैरोडा जाना होगा। वो बोली, अगर मेरे साथ तैरोडा चलना पसंद करें तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, जरूर। मैं मुम्बार्डो देख चुका हूँ लेकिन तैरोडा देखने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। फाखरा ने पुरमसरत अंदाज में कहा, तो फिर जरूर चलिए। मैं तैरोडा की एक झलक देख चुका था लेकिन वो ना देखने के बराबर थी। लैंड रोवर का पुरखतर सफर इस बार दिलचस्प महसूस हुआ। एक्विन से तैरोडा जाते हुए पहाड़ी रास्ते अफ्रीका की दिलचस्प मनाजिर कशी करते थे। रास्ते में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। फाखरा ने कहा, अरब सरमायाकारी ने मकामी लोगों बल्कि लाइन ऑफ क्रूजल के तमाम कबीलों को जिंदगी की बहुत सी परेशानियों से आज़ाद कर दिया है। पहले ये लोग बहुत सख्त और परेशान कुन जिंदगी गुजारते थे लेकिन अब ये खुशहाल हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि खुशहाली आराम तलबी की हद तक न हो जाए, यही उन्हें कंट्रोल करने का तरीका है। इसके अलावा तैरोडा या लाइन ऑफ क्रूजल को सयाहों से दूर रखने की खास कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ होटल टाइप की कोई चीज नहीं बनाई गई। अलबत्ता मकामी कारकुनों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस हैं जहाँ खुसूसी कार्ड रखने वाले लोग कयाम कर सकते हैं। सयाहों के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं है बल्कि उन्हें परेशान करने के लिए यहाँ के लोगों को आज़ादी है। ये इसलिए किया गया है कि यहाँ बेमकसद लोग न आए जाएं। मैंने कहा, लकड़ी के वो मकानात क्या हैसियत रखते हैं जहाँ तुमने नंबर 6 को तलाश करने की कोशिश की थी? फाखरा ने कहा, मकामी लोगों ने अपने तौर पर ये मकानात बनाए हैं जहाँ लोग कयाम करते हैं लेकिन उमूमन लुट जाते हैं। ये इलाका खतरनाक इलाकों में शुमार होता है। मैंने पूछा, शहरी आबादी की क्या पोजीशन है? वो बोली, मिली जुली आबादी है। रिसर्च के बहुत से बैनुल-अक़वामी इदारे भी हैं जो मकामी लोगों की इजाज़त से यहाँ मौजूद हैं लेकिन उनकी अफरादी हैसियत महदूद है और उन पर निगाह रखी जाती है। उनके लिए कवानीन हैं। मैंने पूछा, कवानीन कौन नाफिज करता है? वो बोली, ये हक मकामी सरदारों को हासिल है जिन्हें तरबियत दी गई है। मैंने दिलचस्पी से कहा, अनोखी जगह है। फिर हम उस अनोखी आबादी में पहुंच गए। सरकारी रेस्ट हाउस बहुत उम्दा बने हुए थे जिनमें तमाम सहूलतें मौजूद थीं। फाखरा ने कहा, मैं अपने काम अंजाम दे लूं, जिन लोगों से मैं मिलूंगी उनसे आपका तारुफ मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने उसका मतलब समझकर कहा, तुम मुतमईन होकर अपना काम करो, मैं अपने तौर पर यहाँ की सयाहत करूंगा। फाखरा ने सुर्ख रंग का एक छोटा सा कार्ड मेरे हवाले करते हुए कहा, कहीं किसी उलझन में फंस जाओ तो ये सुर्ख कार्ड दिखा देना, इसे यहाँ के तमाम बाशिंदे पहचानते हैं। कार्ड पर एक सुनहरी गाय की तस्वीर बनी हुई थी। फाखरा चली गई। मुझे अंदाजा था कि यहाँ कितना वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं रेस्ट हाउस से बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए नाक के नीचे घनी मूंछों और तारीक शीशों वाले चश्मे का इजाफा कर लिया था जिससे आर्जी तौर पर शक्ल तब्दील हो गई थी। फाखरा काफी हद तक मुझे तैरोडा के बारे में बता चुकी थी। मैं जुनूब की कदीम आबादियों की तरफ निकल गया। स्याहफाम लोगों की बदली हुई हालत का अंदाजा साफ हो रहा था। उन लोगों के लिए इतनी ही खुशहाली काफी थी। उनकी आंखों में खैर मकदम के आसार थे। औरतें मोतियों की झालरों वाले लहंगे पहने छोटी छोटी कुदालों के साथ जमीन खोदती नजर आती जहां मकई की काश्त शुरू होने वाली थी। सुर्ख चादरों और खेसों में लिपटे मर्द मिट्टी के झोंपड़े के सामने बैठे गप्पे लगाते नजर आते। झोंपड़ियों की दीवारें रिवायती नक्शो निगार से आरास्ता थीं।
कुछ लोग घोड़ों पर सवार इतराते फिर रहे थे। नंग धड़ंग बच्चे तरह तरह के खेलों में मसरूफ थे। उनमें 13-14 साल की लड़कियां भी थीं, जिनकी आंखों की मासूमियत उनकी खुद से बेनियाजी का इजहार करती थी। कुछ और आगे बढ़ा तो ऊंचे नीचे पहाड़ी सिलसिले नजर आए, जिनके दरमियान एक गहरी वादी और उसमें गिरता हुआ एक आबशार मौजूद था। शाम को तेरुडा की मुहज्जब आबादी देखी, जहां गैर मुल्कियों की खासी तादाद नजर आई। अरब बाशिंदे भी थे। सड़कों पर कोजाल जमाए गए थे, जहां खाने पीने की अशिया मिल रही थी। रात को फाखिरा वापस आ गई। मैं उसे कबल ही रिहाइश गाह में पहुंच गया था। उसने थके थके अंदाज में कहा, हेलो अली, और बाल समेटकर एक कुर्सी पर दराज हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थकी हुई मालूम होती हो। उसने कहा, बहुत थक गई हूँ, और जवाबन मुस्कुराई। मैंने कहा, ओहो, क्या बहुत भाग दौड़ करना पड़ी? बोली, हाँ, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करना पड़ी, थोड़ा सा नाखुशगवार सफर भी करना पड़ा। खच्चरों का सफर बदन के जोड़ खोल देता है। मैंने ताज्जुब से कहा, खच्चरों का सफर? वो बोली, तेरुडा की मगरबी पहाड़ियों में स्टोर है, कोई 12 मील के फासले पर वहां जाना पड़ा था। उस तरफ सिर्फ खच्चरों पर या पैदल सफर किया जा सकता है। मैंने सवालिया अंदाज में पूछा, स्टोर? उसने वजाहत की, जहां जरूरत की अशिया जखीरा है। मैंने कहा, तो काम हो गया? वो बोली, मुकम्मल। मैंने बहुत वक्त बचा लिया, हम चाहें तो वापस चल सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना चाहेंगे? फाखरा हंस पड़ी। बोली, लेकिन सुबह से पहले नहीं। उसी वक्त एक स्याह फाम कॉफी के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हो गया। उसने बर्तन रखे और खामोशी से वापस मुड़ गया। फाखरा बोली, मैं कह कर आई थी। मैंने आगे झुकते हुए कहा, मैं बनाता हूँ। वो जल्दी से सीधी हो गई, बोली, नहीं, ये एजाज मेरे पास रहने दें। फिर उसने कॉफी बनाकर मुझे दे दी। मैंने यहाँ भी लोगों को साइका की तलाश पर मुकर्रर कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि अगर मैडम साइका मिल जाएं तो तेरुडा में उन्हें क़याम की बेहतरीन सहूलतें मुहैया की जाएं और एक पैगाम दे दें कि अली का इंतजार किया जाए। मैंने कहा, वेरी गुड, ये तुमने अच्छा किया। वो बोली, आपका वक्त कैसा गुजरा? आराम किया या? मैंने मुख्तसरन कहा, सैर को निकल गया था। वो बोली, वेरी गुड, मतलूबा अशिया रात ही को मिल जाएंगी। सफर के लिए लैंड रोवर इस्तेमाल करेंगे या घोड़े? मैंने कहा, मेरे ख्याल में लैंड रोवर ज्यादा मुनासिब रहेगी। फाखरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो सका। वैसे अगर घोड़े मतलूब हुए तो रास्ते से भी लिए जा सकते हैं। 2 आदमी यहाँ से हमारे साथ चलेंगे, एक मैकनो हो जाएगा और चौथा बड। बड को हम संकी सोल्जर कहते हैं, लेकिन वो हर मरज की दवा है, हड्डियों की तकालीफ का माहिर, जड़ी बूटियों से इलाज करता है, बेहतरीन मोटर मैकेनिक है, बेहतरीन निशानेबाज और न जाने क्या क्या। मैंने पूछा, कहाँ पाया जाता है? फाखरा हंसकर बोली, वहीं एक्विन में। मैंने कहा, संकी सोल्जर क्यों कहते हो तुम उसे? वो बोली, बस जरा सा खिसका हुआ है, लेकिन अहकामात की पाबंदी करता है। अगर वो मस्खरा है तो निहायत संजीदा, तुम्हें उसकी हरकत में लुत्फ आएगा। वैसे भी दौरान सफर हमारे लिए बहुत दिलचस्प होगा। मैंने पूछा, दूसरे लोगों के बारे में क्या तफसील है? वो बोली, आतिफ और लुत्फी हमारे साथ यहीं तेरुडा से चलेंगे। दोनों फलस्तीनी बाशिंदे हैं, इंतहाई दलेर, निडर, ताकतवर और चुस्तो चालाक, मौके की नजाकत को समझने वाले और हर हुक्म पर आंखें बंद करके अमल करने वाले। मैंने कहा, गुड। मैकनो गालिबन वही तवीलुल कामत अफ्रीकी है जो एक्विन में? वो बोली, हाँ, मैकनो बेहद वफादार इंसान है। यूं समझो यही एक बाहर का आदमी है जिसे हम साथ लेंगे, लेकिन अबू हातिम का बहुत कदीम दोस्त है और अबू हातिम उस पर मुकम्मल एतमाद करता है। अफ्रीका की लातादाद जबानों से वाकिफ है और जिस्मानी तौर पर तुम उसे एक बुलडोजर कह सकते हो। यकीन करो, बाज़ औक़ात तो वो छोटे मोटे दरख्त उखाड़ कर फेंक देता है। हमारे लिए बहुत काम का आदमी साबित होगा। मैंने कहा, ठीक है। इस तरह ये 4 अफराद मुकम्मल हो गए। वो बोली, हाँ, और इस तरह हमारी 6 आदमियों पर मुश्तमिल फौज मुकम्मल हो जाती है। बाकी चीजें फहरिस्त के मुताबिक हासिल कर ली गई हैं अली। अगर कोई और चीज आपके जहन में हो तो बराहे करम मुझे बता दें। मैंने कहा, नक्शों के बारे में कुछ जहन में रखा है। उसने कहा, मैकनो इन इलाकों से बखूबी वाकिफ है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसा कि हमने तय किया है कि लाइन ऑफ क्रूजल के साथ साथ हम सफर करते रहेंगे, तो यही मुनासिब होगा कि हम किसी भी सूरत में उससे ज्यादा दूर न हटें। मैंने कहा, नहीं फाखरा, स्टीफन ब्राकोडा के बारे में मेरी मालूमात ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी जड़ें मजबूत करके ही यहाँ दाखिल हुआ होगा। लिहाजा हमें भी हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी तैयारियों के सिलसिले में किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फाखरा ने कहा, मैकनो से मशवरे के बाद ये काम भी कर लिया जाएगा, ये ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। रात को आतिफ और लुत्फी पहुंच गए थे। वो दोनों खुश शक्ल नौजवान थे, चेहरों से ही जिंदा दिल मालूम होते थे। फाखरा ने मुझसे तारुफ करवाया, लेकिन शायद उसने उन्हें मेरे बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं बताई थी। उन्होंने रस्मी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मुहिम में तमाम अहकामात की तामील करेंगे। फाखरा ने उन्हें उसी रेस्ट हाउस में क़याम करने की पेशकश कर दी और उनमें से एक ने कहा
کہ انہیں تھوڑی دیر کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اپنا سامان نہیں لائے۔ وہ چلے گئے تو فاخرہ نے مجھ سے کہا، علی اگر میں تمہارا ان سے مکمل تعارف کروا دیتی تو ان کی حالت قابل دید ہوتی۔ میں نے کہا، مناسب نہیں ہے فاخرہ، یہ تم نے اچھا کیا، مجھے اس بات سے خوشی ہوئی۔ وہ بولی، یہ دونوں بھی تنظیم ہی سے تعلق رکھتے ہیں، مخلص اور جری لوگ ہیں، لیکن شاید تمہارے صورت آشنا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تنظیم کے تمام افراد تو مجھے نہیں جانتے۔ فاخرہ نے کہا، یہ بات نہیں، انہیں نام بتا دو پھر تماشا دیکھو۔ عاطف اور لطفی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ دوسری صبح ہم واپس ایکون پہنچ گئے۔ ابو حاتم واپس نہیں آیا تھا، لیکن ہمیں اس کی واپسی کا انتظار بھی نہیں تھا۔ میکنو اور برڈ سے بھی ایکون میں میرا تعارف کروایا گیا۔ برڈ ایک پستہ قامت اور مٹیالے رنگ کا آدمی تھا، چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز، بدن بھاری، ہاتھ پاؤں مضبوط۔ فاخرہ نے کہا، میرے تمام ساتھی پوری توجہ اور دلچسپی سے اس مہم کے لیے تیار ہیں مسٹر علی، میں ان سب سے بات کر چکی ہوں۔ برڈ نے لینڈ روور چیک کی ہے اور ایک کیریئر کے اضافے کی تجویز پیش کی ہے جو چھت پر لگایا جائے گا۔ برڈ نے انگلی اٹھا کر سرخ گول گول آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیریئر اس کے پاس موجود ہے جسے صرف 10 منٹ میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، مسٹر برڈ کے ذمے اس سفر کے اہم معاملات ہیں۔ ویسے فاخرہ، کیا ہمارے ساتھیوں کو اس مہم کی پوری تفصیل معلوم ہے؟ فاخرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ کام لیڈر کا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میکنو بولا، ہمیں ہدایات ملتی رہیں، ہم اس کے مطابق کام کرتے رہیں گے مسٹر علی، اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، اس اعتماد کا شکریہ میکنو، لیکن میں خود بھی اپنے ساتھیوں کو اتنا اعتماد دینا چاہتا ہوں۔ لائن آف کروزل کے تحفظ کے لیے ہم سب نے خود کو وقف کیا ہے اور ہمارا ایک بدترین دشمن اسٹیفن براکوڈا ہمارے مقابلے پر ہے۔ یہ شخص لائن آف کروزل کی 3 فیکٹریاں بنا چکا ہے، ہمیں اسے تلاش کر کے ختم کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے اور کس حیثیت سے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ مہم اس کی تلاش کے لیے ہے۔ میکنو نے کہا، ہماری خدمات حاضر ہیں چیف، آپ ہمیں کہیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا، کل صبح ہمارے اس سفر کا آغاز ہوگا۔ برڈ نے کہا، ہم صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ فاخرہ نے کہا، بہتر یہ ہے کہ یہ انتظام تم اپنی رہائش گاہ میں جا کر کرو۔ برڈ نے جواب دیا، اوکے میڈم، اور کان دبائے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ میں نے فاخرہ سے کہا، تمام لوگ اطمینان بخش اور دلچسپ ہیں۔ فاخرہ نے کہا، شکریہ علی، ہاں ابھی تھوڑی دیر قبل ابو حاتم نے وائرلیس پر رابطہ قائم کیا تھا۔ ان چوکور بکسوں کے بارے میں رپورٹ مل گئی ہے جو تم بریف کیس میں لائے تھے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، او گڈ، کیا رپورٹ ہے؟ وہ بولی، وہ ایٹامک ڈائنامائٹ ہیں، انتہائی خوفناک۔ ایک چھوٹے سے بکس میں 1.5 ٹن بارودی قوت ہے، انہیں بیروت روانہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کاغذات کی جانچ پڑتال ہوئی؟ فاخرہ نے کہا، ان کی رپورٹ ابھی نہیں ملی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا، ڈیگو کا کیا رہا؟ فاخرہ نے کہا، اسے تیروڈا لے جایا گیا ہے، ابو حاتم اس کے بارے میں جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو بے آرامی رہی تھی، میں صورتحال پر غور کرتا رہا تھا۔ گولڈن سپائرو سے مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ اسٹیفن براکوڈا تیروڈا میں ہے، لیکن کہاں اور کس حیثیت میں ہے یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ پھر اس اطلاع کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ اسے صرف تیروڈا کی شہری آبادی میں ہی تلاش کیا جائے۔ اگر ایسا کیا بھی جاتا تو وہ اس اعتبار سے بھی غلط ہوتا کہ ہم براکوڈا کو ہوشیار کر دیتے، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ تیروڈا سے دور رہتے ہوئے براکوڈا کا سراغ لگایا جائے۔ اس طرح ہمیں ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ براکوڈا کے جو آدمی لائن آف کروزل کے سلسلے میں یہاں پھیلے ہوئے تھے وہ بھی نظر میں آ جاتے۔ دوسری صبح مزید کوئی تاخیر نہ کی گئی اور ہم لوگ تیار ہو کر چل پڑے۔ ایکون کے بارے میں شبہ تھا کہ وہاں کچھ پراسرار لوگ موجود ہیں، اس لیے وہاں سے اصل شکلوں ہی میں نکلا گیا، لیکن تقریباً 5 میل کے سفر کے بعد ایک جگہ قیام کر کے حلیے تبدیل کر لیے گئے۔ عاطف اور لطفی نے افریقیوں کی شکلیں اختیار کی، برڈ نے اسی لباس پر اقال باندھ لیا، میکنو چست لباس میں آ گیا، اس نے اوپری بدن برہنہ کر لیا تھا اور پیشانی پر پیلے رنگ کی پٹی باندھ لی تھی۔ اس کا دیو قامت بدن، خوفناک خد و حال بہت متاثر کن تھے۔ برڈ لینڈ روور ڈرائیو کر رہا تھا، میں اور فاخرہ اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سرزمین افریقہ کے دلچسپ مناظر ہمارے سامنے آتے جا رہے تھے اور در حقیقت ذہنی کیفیت کسی سیاح ہی کسی ہو گئی تھی۔ لینڈ روور جوں جوں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مناظر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ عمودی پہاڑ اور مہیب گھاٹیاں دور تک ہمارے ساتھ سفر کرتی رہیں۔ پھر منظر میں کچھ تبدیلی ہوئی۔ اب جس جگہ ہم موجود تھے وہاں چٹانوں کی دراڑوں میں پھول اگے ہوئے تھے، شفاف پانی کی ندیاں جگہ جگہ آبشار بنا رہی تھیں۔ دوپہر تک ایک طویل فاصلہ طے ہو چکا تھا، سورج چمک رہا تھا اور موسم خوب گرم تھا۔ برڈ نے کہا، دن جتنا گرم ہے رات اتنی سرد ہوگی۔
मौसम के इस तगय्युर से महफूज रहकर ही हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। मैंने पूछा, इसके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है बड? बड ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, मौसीकी। जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक मौसीकी की लहरें मौसम पर असरअंदाज होती हैं और इंसानी बदन उन तगय्युरात से महफूज रहता है। फाखरा मुस्कुरा कर बोली, अफसोस, इसका तो कोई बंदोबस्त नहीं किया हमने। बर्ड जल्दी से बोला, मैंने किया है, और उसने एक जदीद साख्त का टेप रिकॉर्डर निकाल कर स्विच ऑन कर दिया। उसकी ये शरारत सभी को भाई, चुनाचे सब मौसीकी से लुत्फानंदोज होने लगे। दोपहर ढले एक जगह रुक कर थोड़ी देर आराम किया गया और उसके बाद फिर सफर शुरू कर दिया गया। उस सफर की पहली रात एक खूबसूरत मकाम पर हुई थी। सरसब्ज़ो शादाब इलाका था। एक आबशार गिर रहा था और नदी चट्टान से गिरकर बहुत बड़े तालाब में जमा हो रही थी। उसके करीब ही एक बहुत बड़े गार का दहाना नजर आ रहा था। लैंड रोवर एक मुनासिब जगह खड़ी कर दी गई और हम सब नीचे उतरकर हाथ पांव सीधे करने लगे। बर्ड वर्जिश कर रहा था। आतिफ और लुत्फी भी अपने जिस्मों को हरकत देकर दिन भर की थकन दूर करने की कोशिश कर रहे थे। मैकनो एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर अतराफ का जायजा ले रहा था। यूं तो सूरज छुपते ही हवाओं में ठंडक पैदा हो गई थी, लेकिन बर्ड के कहने के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडक तेज खुनकी में तब्दील होती जा रही थी। मैं और फाखरा याकूबी गार के दहाने के करीब नर्म रेत पर पांव फैलाकर बैठ गए। फाखरा कहने लगी, दिल में कई बार ये ख्याल उभरा था अली कि अगर कोई ऐसी जगह नजर आए तो ठंडे पानी के किसी तालाब में गुस्ल किया जाए, लेकिन इस वक्त इसकी हिम्मत नहीं हो रही। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपने बदन दुरुस्त करने में कामयाब हो गए। आसपास से सूखी घास जमा की गई और उनमें खुश्क टहनियों को इस तरह शामिल कर दिया गया कि एक जाल सा बुन गया। गालिबन रात को वो यहाँ अलाव जलाना चाहते थे। बर्ड ने बताया कि सोने की तलाश में आने वाले या फिर अफ्रीका की सयाहत के शौकीन इसी तरह अलाव रोशन करके यहाँ जिंदगी बसर करते हैं और इन इलाकों में ऐसे अलाव जिंदगी की अलामत समझे जाते हैं। इस तरह जंगली दरिंदों से भी पनाह मिल जाती है और सर्द रातें भी किसी कदर हरारत का बायस बन जाती हैं। उन सब लोगों ने मिलकर खुश्क लकड़ियों और घास का एक हिसार बना लिया था जो काबिल दीद था। उसके बाद सामान से खाने पीने की अशिया निकाल ली गईं और तमाम लोगों को खाने की फराहमी की जिम्मेदारी फाखरा ने कबूल कर ली। सबको खाना पेश कर दिया गया था। मैंने गार के रेतीले फर्श पर सूखी घास का बिस्तर बिछा लिया और पत्थर के एक टुकड़े को घास में लपेटकर तकिए की हैसियत दे ली। फाखरा याकूबी मेरी इस हिकमत अमली को देखकर मुस्कुराई। फिर उसने कहा, हमारे पास रबर का बिस्तर और तकिया भी मौजूद है अली, क्या आप वो नहीं इस्तेमाल करेंगे? मैंने कहा, नहीं, ये कुदरती बिस्तर भी मेरे लिए आरामदेह होगा। हाँ, जब हमारा क़याम किसी ऐसे चटियल इलाके में होगा जहाँ ये चीज़ें मयसर नहीं आएंगी तब देखा जाएगा। फाखरा मुस्कुरा कर खामोश हो गई। हम रस्मी बातें करते रहे। बर्ड ने बदस्तूर केसेट लगाए हुए थे। उसके नफीस टेप रिकॉर्डर में तकरीबन 1 इंच के साइज के केसेट लगा करते थे और तवील वक्त तक बजते रहते। बर्ड के इस इंतजाम ने सबको ही लुत्फानंदोज कर दिया था, लेकिन जब जहन पर गनूदगी सी तारी हुई तो बर्ड ने खुद ही केसेट बंद कर दिया। रात को चौकस रहने के लिए आतिफ ने पेशकश की और 2-2 घंटे के वक्फे से हम लोगों ने जागने का फैसला कर लिया। फाखरा याकूबी को इस ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दिया गया। फाखरा ने भी एक गार के कोने में ही बिस्तर लगा लिया था। बर्ड ने आग रोशन कर दी। मैकनो की ड्यूटी सबसे पहले थी, चुनाचे वो एक राइफल संभाल कर आग के दायरे के अंदर ही एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया। भला उस पहली रात को पुरसकून नींद क्या आती। हालांकि दिन भर के थके हुए थे, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।